जोहार साथियों, हमारे पुरखा वीडियो श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिन्होंने जंगल से लेकर के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय तक, जिसने सड़क से लेकर के संसद तक इस देश के आदिवासियों के हक, हुकूक और उनके अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लगातार लड़ी, पूरे जीवन भर उन्होंने लड़ी। बात कर रहे हैं जयपाल सिंह मुंडा के बारे में। साथियों, जयपाल सिंह मुंडा जो कि झारखंड में 1903 में जन्मे और उनका ये जो जन्म का ये जो पूरा दौर है, इस दौर को जब हम लोग देखते हैं तो ये वो दौर है जब अंग्रेजी हुकूमत पूरे अपने चरम पर है, जहां आदिवासियों के इलाकों में अंग्रेजी हुकूमत का दखलंदाजी है। उसके साथ साथ हम लोग देख रहे हैं कि गैर आदिवासी भी लगातार उन इलाकों में जाकर के अपने धर्म का और तमाम तरह अपने साम्राज्य का प्रसार प्रसार कर रहे हैं। ऐसे दौर में जब आदिवासियों की तरफ से उस तमाम तरीके के जो साम्राज्यवादी हमले थे, जो कल्चरल हमले थे, उनके खिलाफ हम देखते हैं कि झारखंड और छत्तीसगढ़ का ये जो पूरा इलाका है, जहां पर कि आदिवासी लगातार विरोध की आवाज दर्ज करा रहे हैं। ये वो दौर है जब बिरसा मुंडा का आंदोलन लगभग अपने समाप्ति की ओर बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है। दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि बस्तर में गुंडाधुर के नेतृत्व में जो है ये आंदोलन चल रहे हैं। इसी दौर में जयपाल सिंह मुंडा झारखंड में खूंटी डिस्ट्रिक्ट में पैदा होते हैं। 1918 में अपने गुरु कैनन कासग्रोव, जो कि एक मिशनरी थे और ईसाई मिशनरी थे, उनके साथ वो इंग्लैंड चले जाते हैं और वहां पर अपनी मैट्रिक की परीक्षा पास करते हैं। सेंट जॉन पॉल कॉलेज, जो कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का कॉलेज था, वहां से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन और देन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में जो है मास्टर्स उन्होंने कंप्लीट किया। ये वो दौर है जब हम देखते हैं कि आदिवासियों के बीच में इस तरीके का एक इंसान का निकलना ही, अपने आप में ऑक्सफोर्ड तक पहुंचना ही अपने एक बड़ी जो है चीज मानी जाती थी। उस दौर में ऑक्सफोर्ड में जाकर के पढ़ाई करना और इकोनॉमिक्स में जो है मास्टर्स की डिग्री हासिल करना पूरे के पूरे आदिवासी समाज के लिए एक बहुत प्राउड की जो है मूवमेंट था। दूसरी चीज, इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि जब ऑक्सफोर्ड के भीतर जयपाल सिंह मुंडा अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ वो खेलों के प्रति भी लगातार उनकी जो रुचि है वो भी हम लोग देखने को मिल रही है। लगातार वो हॉकी में जो ऑक्सफोर्ड की टीम है उसके मेंबर हैं, उसकी हॉकी टीम जो यूनिवर्सिटी टीम है उसके कैप्टन भी हैं। और 1924-25 के आसपास हम लोग देखते हैं कि ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब, जो हॉकी के फील्ड में उस दौर में जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ खिताब माना जाता था इंग्लैंड के भीतर, उस खिताब को पाने वाले खिलाड़ियों में भी जो है जयपाल सिंह मुंडा का नाम है। जयपाल सिंह मुंडा ऑक्सफोर्ड के भीतर केवल आदिवासी ही नहीं है, वो दक्षिण एशिया में भी जो है प्रथम आदमी है। उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि वो कलर्ड भी है और इस तरीके से कई तरह की अलग अलग आइडेंटिटीज के साथ वो वहां पर रह रहे हैं। 1926-27 में आईसीएस की परीक्षा देते हैं, आईसीएस की परीक्षा पास करते हैं और आईसीएस की परीक्षा में भी जब हम लोग देखते हैं कि इंटरव्यू में भी उन्हें सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर जो है उन्हें मिला था। 300 में से 100% मार्क्स उनको इंटरव्यू में मिला था। जो उस दौर की हम लोग बात कर रहे हैं और ये वही दौर है जब 1928 में एम्स्टर्डम में हॉकी के ओलंपिक्स होते हैं और उन ओलंपिक्स में भारतीय टीम की कप्तानी का जिम्मा जो है जयपाल सिंह मुंडा के दिया जाता है और जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में हिंदुस्तान की टीम हॉकी का पहला गोल्ड मेडल जीतती है। ये अपने आप में एक बड़ी जो है उपलब्धि उस देश के लिए थी जहां पर कि जो अंग्रेजी हुकूमत का गुलाम था, एक कॉलोनी था, और उस देश ने जो है जयपाल सिंह मुंडा की लीडरशिप में, उसके नेतृत्व में जो है ऑक्सफोर्ड जो है वहां पर हॉकी का गोल्ड मेडल हासिल किया था। लेकिन हॉकी के गेम और ऑक्सफोर्ड की ट्रेनिंग के बीच में जो समय की जो क्रॉस होने के चलते हम लोग देखते हैं कि ऑक्सफोर्ड की आईसीएस की जो उनकी ट्रेनिंग थी उन्होंने छोड़ दी, क्योंकि उन्हें इस देश की हॉकी टीम की कप्तानी करनी थी और उस नौकरी को उन्होंने ठुकरा कर दी। उन्होंने इस देश का प्रतिनिधित्व करना जो है स्वीकार किया। हॉकी टीम की कप्तानी के बाद वो आते हैं और हिंदुस्तान में आकर के जो कोलकाता का आज की तारीख में सबसे प्रसिद्ध फुटबॉल क्लब है मोहन बागान की स्थापना करते हैं। उस समय पर वो एक बर्मा शेल जो कंपनी थी उसमें बतौर
जो है एक ऑफिसर नौकरी कर रहे थे। और नौकरी के बाद हम लोग देखते हैं कि उसके बाद वो अलग अलग असाइनमेंट्स में इस देश के अलग अलग हिस्सों में रहे। कुछ समय तक बीकानेर रियासत के वो फॉरेन एडवाइजर रहे। उसके बाद छत्तीसगढ़ के रायपुर का जो राजकुमार कॉलेज है, जिसमें कि रियासतों के, रजवाड़ों के, सामंतों के जो औलादें पढ़ती थी, उनको पढ़ाने की भी जिम्मेदारी उस कॉलेज की प्रिंसिपलशिप भी इन्हीं के पास थी। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वहां के सामंतों के साथ टकराव के चलते उन्होंने वो नौकरी वहां से छोड़ दी। उसके बाद वो घाना जाते हैं, वहां पर अफ्रीकी देश में जाकर के घाना में अचीमुता कॉलेज है, जहां पर उन्होंने फिर से प्रिंसिपलशिप का कार्यभार जोहन किया और उसके साथ साथ कुछ सब्जेक्ट्स को उन्होंने पढ़ाया। और हम देखते हैं कि एक लंबा वक्त टीचिंग में गुजारने के बाद 1937 में वो राजनीति की तरफ मुख करते हैं। और उस समय पर हम देखते हैं कि आदिवासियों के बीच में आदिवासी महासभा नाम का एक संगठन जो काफी लंबे वक्त से जो है काम कर रहा था, और उसकी सदस्यता ज्वाइन करने के साथ ही उसका जो अध्यक्ष का जो पद था, आदिवासी महासभा की जिम्मेदारियां वो बतौर अध्यक्ष अपने कंधों पर लेते हैं। और आगे हम देखते हैं कि राजनीति में आदिवासियों के जो हक और हुकूक है उसको मजबूती से उठाना उन्होंने शुरू किया। जब कांग्रेस के भीतर हम लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस के लोग या तमाम बाकी के जो लोग थे, जब आदिवासियों पर किसी की नजर नहीं थी, आदिवासियों के हकों के प्रति कोई बोलने वाला नहीं था, ऐसे दौर में लगातार जयपाल सिंह मुंडा आदिवासियों के हकों की जो है बात कर रहे हैं। जब चुनाव हुए म्यूनिसिपल गवर्नमेंट के और कॉर्पोरेशंस के, उस दौर में लोकल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के जो चुनाव हुए, उसमें आदिवासी महासभा एक अच्छे रिजल्ट के साथ आगे आती है। 1946 में जब संविधान सभा का चुनाव हुआ, तो संविधान सभा में जो टोटल 7 मेंबर्स जो आदिवासियों की तरफ से चुन करके गए थे, उनमें से जयपाल सिंह मुंडा भी एक है। उनके साथ साथ उन्हीं की पार्टी से, उन्हीं के ग्रुप से जो है, झारखंड से ही जो है दूसरे जो साथी गए थे, बोनीफास लाकड़ा साहब, वो भी उसी ग्रुप से हैं। तो ये जैसे ही संविधान सभा के भीतर पहुंचते हैं, संविधान सभा के भीतर पहुंचने के साथ ही हम देखते हैं कि जिस तरीके से आदिवासियों के प्रति जो रवैया हम लोग लगातार पिछले हजारों सालों से देखते आ रहे थे, जो इग्नोरेंस का मामला हम लगातार देख रहे थे, संविधान सभा में भी उसी तरीके का इग्नोरेंस हमें देखने को मिला था। ये सुनिश्चित किया गया था जब संविधान सभा के इलेक्शन हो रहे थे कि हर 1 लाख की आबादी पर एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा। और उस दौर में भी हम देखते हैं कि लगभग 10%, इस देश की जो टोटल आबादी थी उसका 10% जो है आदिवासी थे। लेकिन मींस अगर 30 करोड़ की आबादी का भी हम लोग एक हिस्सा निकालें तो लगभग 3 करोड़ के आसपास की आदिवासियों की आबादी थी। संविधान सभा के अंतर्गत उनका नंबर लगभग 28 से लेकर के 30 के बीच में होना चाहिए था, लेकिन वहां पर सिर्फ 7 लोगों को जगह दी गई थी, और उसमें भी आदिवासियों की तरफ से एक भी महिला शामिल नहीं थी। और जब संविधान सभा के भीतर जब संकल्प पत्र जब पेश किया गया, जिसे हम लोग संविधान का मसौदा की जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, जो लक्ष्य प्रस्ताव था, जब उसको पेश किया गया था, तो उसको उस पर अपनी जवाब में वो बात रखते हुए कहते हैं कि मैं सिंधु घाटी सभ्यता का वंशज, आप हमें लोकतंत्र नहीं सिखा सकते हैं, आपको आदिवासियों से खुद लोकतंत्र सीखने की जरूरत है। हम वो लोग हैं जो समानता, भाईचारे, समता और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में विश्वास रखने वाले लोग हैं। आज की तारीख में इस देश में आर्यों की फौज है जो इस देश में लोकतंत्र को खत्म कर रही है। तो लोकतंत्र आप लोगों को सीखने की जरूरत है। और इन्हीं बातों के साथ पूरी की पूरी संविधान सभा की डिबेट्स जो है, बहसें जो है, हम लोग देखते हैं आगे चल के शुरू होती है। और जब संविधान सभा की बहसों में जब आदिवासियों के हक और हुकूक की जब बात आ रही थी, तब भी हम देखते हैं कि जयपाल सिंह मुंडा मुखरता से उनके हकों के लिए लड़ रहे हैं। इवन हम लोग देखते हैं कि जब संविधान को लेकर के अलग अलग कमेटियां बनी तो आदिवासियों को इग्नोर किया गया, और खास करके जयपाल सिंह मुंडा को आदिवासियों से जुड़ी हुई 2 कमेटियां थी, जिसमें कि एक नॉर्थ ईस्ट के हिस्सों के लेकर के थी कि नॉर्थ ईस्ट में जो आदिवासी ट्राइब्स रह रही हैं उनके उनके निर्णय को लेकर के थी, दूसरी और जो पूरे के पूरे शेष भारत का जो आदिवासी समूह थे उनके अधिकारों पर बात करने के लिए थी। हम देखते हैं कि शेष भारत के जो जनजातियों के अधिकारों के लेकर जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी का सिर्फ उन्हें मेंबर बनाया गया। उसका चेयरमैन, उसका अध्यक्ष भी ठक्कर बापा जो कि एक गुजराती ब्राह्मण था, उसको बनाया गया।
इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट को लेकर के जो कमेटी बनी थी ट्राइबल्स को लेकर के, वो उस समय गोपीनाथ बारदोले जो असमीज ब्राह्मण थे, उस ट्राइबल कमेटी का चेयरमैन भी असमीज ब्राह्मण्स को बनाया गया नॉर्थ ईस्ट के केस में। तो इस तरीके की चीजें हम लोग लगातार देख रहे हैं कि संविधान सभा में भी आदिवासियों को किस तरीके से साइड में किया जा रहा था। जितने भी अहम पद थे, जितनी भी अहम कमेटियां थी, कहीं पर भी आदिवासियों को जो है वो स्पेस नहीं दिया गया। लेकिन लगातार वो और जब आदिवासियों के लिए क्या शब्द रखा जाए, इसको लेकर के भी बहस जब शुरू होती है, तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जो सरदार वल्लभ भाई पटेल आदिवासी नाम को लेकर के, क्योंकि जब आदिवासियों को लेकर के कई जगह परिगणित जातियां कहा जा रहा था, कहीं पर जो है प्रिमिटिव शब्द का इस्तेमाल हो रहा था, और उन सब शब्दों के बाद उसमें आदिवासी शब्द पर बात रखते हुए जयपाल कहते हैं कि जिसे आप परिगणित कहते हैं, जिसे आप जनजाति कह रहे हैं, या और इस तरीके के अल्फाज जिसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं अपने लिए आदिवासी शब्द कहलाना ज्यादा पसंद करूंगा, मैं अपने लिए जंगली कहलाना ज्यादा पसंद करूंगा। और लेकिन हम देखते हैं कि क्योंकि मेजोरिटी में जिस तरीके का बहुमत था, आदिवासी शब्द को जो है रिप्लेस कर दिया गया, उसकी जगह जनजाति शब्द का इस्तेमाल जो है किया जाने लगा, किया गया, क्योंकि जो मेजोरिटी से डिसीजंस लिए गए। तो ये एक चीजें हम लोगों को देखने को मिली। संविधान सभा के प्रोसीजर के कंप्लीट होने के बाद भी लगातार जो है जयपाल सिंह मुंडा राजनीति में बने रहे। उन्होंने 1948 में जो उनकी आदिवासी महासभा का जो संगठन था उसका और विस्तार किया। 1950 तक आते आते आदिवासी महासभा का जो परिवर्तन है वो झारखंड पार्टी में कर दिया, उसे एक पूरी तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी बना दिया गया। और झारखंड पार्टी ने जयपाल सिंह मुंडा की लीडरशिप में 1952, 57 और 62 का चुनाव लड़ा, जहां बिहार विधानसभा में 1952 के चुनाव में 32 सीटें, 57 के चुनाव में 34 सीटें और फिर 62 के चुनाव में 22 विधानसभा की सीटें जीती थी। इसी तरीके लोकसभा में भी 4, 5, 5 इस तरीके से उन्होंने सीटें जो है लगातार इन तीनों इलेक्शंस में जीती। और इस इलेक्शंस में जीतने के साथ ही उनकी जो अलग राज्य की जो मांग थी, जो 1938 से लगातार आदिवासी महासभा उठाई जा रही थी, उस आदिवासी महासभा की मांग को, उस झारखंड अलग आदिवासियों के लिए राज्य बनाने की मांग को वो लगातार उठाते चलते हैं। और हम देखते हैं कि जब 1954 में अलग राज्य को लेकर के कमीशन बनाया गया था, उसमें किस तरीके से वहां के जो कांग्रेस के मेंबर्स थे उन्होंने आदिवासियों को, या वहां के जो आदिवासी ग्रुप्स के जो लीडर्स थे, खास करके जयपाल सिंह मुंडा, उनको उस कमीशन से नहीं मिलने दिया गया। उसका नतीजा ये रहा कि वो आदिवासियों के जो राज्य की जो डिमांड थी, कमीशन के लोग उनसे कभी मिल ही नहीं पाए और वो मांग जो है 2000 तक इसी तरीके से चलती रही। तो ये पूरा का पूरा चीजें हम लोग देखते हैं। लेकिन अगर हम लोग देखें तो अगर ओवरऑल पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश करें तो जयपाल सिंह मुंडा आदिवासियों की जो है वैचारिकी, आदिवासियों की राजनीति और आदिवासियों की जो सैद्धांतिकी है उसके लिए प्राणवायु, उसका एक स्रोत है। और उस स्रोत को लेकर के हम लोग तमाम आदिवासी समूह आज की तारीख में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।